बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कलीग मुझसे ये पूछ रहे थे, कह रहे थे कि हम तो नॉर्मली जब इंटरव्यूज़ की बारी आती है तो हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या यूपीएससी का कोई टॉपर हो या किसी और इम्तिहान का कोई टॉपर हो तो हम उससे बात करते हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में क्या ख़ास है? पहली ख़ास बात तो ये है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की पोस्ट एक लंबे वक्त के बाद निकली हैं और लंबे वक्त के बाद निकलने के बाद एडवर्टाइज हुई और एडवर्टाइज होने के बाद मेरे साथ अतिन शर्मा हैं। ये इस इम्तिहान के टॉपर हैं, नंबर 1 रैंक इनका है और ये अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लग गए हैं, यानी अब इनको लगना नहीं है। सारी अब सिर्फ शायद इनकी ट्रेनिंग और बाकी तमाम चीज़ें रहेंगी। अतिन को लेकर एक बात आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा, एक निहायत ही बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। कोविड के बीच में डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा को आप उन हालात में जब फ़ोन करते थे, जब आप समझ सकते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट आप बहुत स्ट्रेस में रहते थे कि कोई भी बीमार हो सकता है, उस वक्त डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा 200-300 से ज़्यादा पेशेंट जब मेडिकल कॉलेज में था, उस वक्त डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेज और बाकी हॉस्पिटल्स में भी दे रहे थे और सरकार ने इनके ऊपर कार्यभार डाला हुआ था और इस वक्त भी सीडी हॉस्पिटल में डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा है। लेकिन अतिन की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो इनके पिता हैं और अतिन की अपनी पहचान ये है कि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के इम्तिहान के टॉपर हैं। आइए अतिन से। अतिन, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सिविल सर्विसेज, जेकेपीएससी, यूपीएससी के लिए। तो आई थिंक आउट ऑफ द ब्लू ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो मई में आई थिंक इसकी नोटिफिकेशन आती है। तो इसके लिए मतलब मैंने अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने दिसंबर 12 को इसका एग्ज़ाम था। नवंबर मैंने इसके तरफ थोड़ा सा इसका अपना ध्यान डालना शुरू कर दिया और दिसंबर के स्टार्टिंग के 12 डेज़ मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई की थी। एज सच कोई प्रिपरेशन इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से नहीं की थी। अच्छा, मतलब ये इम्तिहान माइंड में भी नहीं था, ये सिर्फ ये है कि उन्होंने वहाँ से एडवर्टाइज करी पोस्टें और आपको पता चला कि लंबे वक्त के बाद पोस्ट निकली हैं तो आपने अप्लाई किया। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये आइडिया नहीं था किसी को, क्योंकि पोस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी हुई नहीं थी जेकेपीएससी के थ्रू। तो ये फर्स्ट टाइम एडवर्टीज़ हुई थी और हमने भी इसको मतलब एक कह सकते हैं कि सोच के रखा था कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इसका पता भी नहीं था कि डेट कब आएगी। कोविड की वेव चल रही थी तो वो डिले होता जा रहा था सारा। तो जैसे ही दिसंबर 12 को एग्ज़ाम आया तो ऑलरेडी केएस का हमारा लाइंड अप था मेंस फरवरी में। तब अंदाज़ा नहीं था कि ये आगे जा सकता है, क्योंकि कोविड की वेव भी थोड़ा कम हो रही थी। तो बट दिसंबर 1 से मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अब फिर क्योंकि ऑलरेडी अब मैं आपको कहूँ कि केएस के मैं जेकेपीएससी के सीसी के मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। उसमें बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। 2 बारी मैं इंटरव्यू उसका दे चुका हूँ पर क्लियर मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। तो ऑब्वियसली एक अंदर से एक साइकोलॉजिकल एक रहता है कि नहीं, आपको एक अपना बैकअप, एक टाइप का इमोशनल बफर टाइप की कुछ होना चाहिए। तो बट पता नहीं अब ये कह सकते हैं कि मेरी किस्मत में था कि मैंने ये दिया पेपर और फॉर्चुनेटली ये क्लियर हो गया। मुझे अतिन ये भी बताना कि टॉप करना एक अलग चीज़ है, पेपर देना और क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है। तो ये मन में कहीं था कि यार इस इम्तिहान को टॉपर मैं ही होने जा रहा हूँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक सर अभी टॉपर हूँ, आप पुरानी लिस्टें उठा के देखेंगे, यही टॉपर कई लिस्ट के दर पे पड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक आई थिंक जो भी कोई भी इंसान एग्जामिनेशन या कोई भी अपनी स्ट्रगल प्रिपरेशन कर रहा होता है, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका 50% तो आपकी, चलो आप पढ़ रहे हो जो, वो मैटर करता है। बट आधा उसमें एक अपर फोर्स भी होती है, मतलब जिसको भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भगवान, खुदा, मतलब हाँ, वाहिगुरु, उसको जो आप भी किस्मत मान कह लें। सकते हैं कि आपकी किस्मत उस दिन आपका डे होना चाहिए। वो अगर आपका डे होगा तो आप कर जाएंगे क्लियर, अगर नहीं होगा तो आपकी मेहनत भी कहीं ना कहीं साइडलाइन हो सकती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है 1-2 बारी। तो मैं उससे कह सकता हूँ ये टॉपर का ऐसा कोई नहीं है। ऑब्वियसली जितने भी लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं भी हुए हैं, उनकी स्ट्रगल भी एक टाइप से अपने आप में यूनिक है। आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं उनका वो हिट कर जाएगा और वो कर जाएंगे क्लियर। मुझे अब एक चीज़ बताइएगा कि क्या लक्ष्य अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की नौकरी करना है? ये लक्ष्य अभी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर का कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है? नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअली
पोस्ट ये न्यूली क्रिएटेड थी एज सच, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो आइडिया अभी हमें इतना ज़्यादा नहीं कि इसके वर्क प्रोफाइल कैसा होगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि कौन से टारगेट ग्रुप्स के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, क्या काम है, कैसे करना है। तो फर्स्ट फोकस तो उसी पे रहेगा। ये बाकी चीज़ें तो आई थिंक ये हर एक इंसान की अपनी एक एस्पिरेशंस होती हैं कि उसने फ्यूचर में अपना और कहीं कुछ अचीव करना है, नहीं करना है। वो साइडलाइन कुछ पेपर्स लाइंड अप हैं, वो तो मैं दूंगा, बट प्राइमरी फोकस अब इस पे रहेगा। मतलब ये चीज़ प्राइमरी है, बाकी अब मैं सेकेंडरी अपना जो पर्सनल जो मेरे एम्बिशंस हैं उसको मैं सेकेंडरी रख के चलूँगा। अतिन, क्या ये मान के चलें कि एक वो जो जब आप पढ़ाई बहुत कर रहे होते हैं थकान आ जाती है एक टाइम में आकर, जब आपको ये लगता है कि अब जो होगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अब मैंने और ज़्यादा अपने आप को टायर नहीं करना और अपनी उम्र जो है इन चीज़ों में खपानी नहीं है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में ये भी माइंड में आ चुका है कि यार नौकरी मेरी किस उम्र में लग रही है, मेरी सर्विस कितने साल की होगी। क्या ये चीज़ें आपके दिमाग में भी आती हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको ये है कि जब तक मैं इम्तिहान दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी होता है जब तक मैं इम्तिहान दे सकता हूँ, एलिजिबल हूँ, जब तक मेरे पास टर्न्स हैं तब तक मैं इम्तिहान देता रहूँगा। एक्चुअली सर इसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि अगर आप जब पहली बार आपको अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो सबके मन में यही होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम क्लियर कर जाएंगे अब इसी बारे में। तो वो अपना फ्यूचर, अपनी पूरी प्लानिंग उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसका वो नहीं हो पाता तो वो आई थिंक वो सब शैटर हो जाता है अचानक, तो उसके माइंड में कुछ रहता नहीं है अब क्या करना है। उसके बाद वो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, अपने बाकी पेपर्स में आते आते ना वो उसका एक मेंटालिटी थोड़ी सी ना एक काइंड ऑफ फॉसिलाइज हो जाती है। वो फिर अब उसके मन में मॉनेटरी कंसिडरेशन सिर्फ रहती नहीं है, एक जिद सी बन जाती है कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। हाँ। तो पर ये है कि अगर ऐसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अगर डिसइल्यूजन हो सकते हो आप एग्ज़ाम के बाद कि नहीं हुआ, आपको दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। बट ये है कि अगर आप नहीं करोगे आगे, और ज़ोर नहीं लगाओगे, नहीं, आपको लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, मैं और कुछ कर लूँगा, कंटेंट हो जाऊँगा, किसी सेटल हो जाऊँगा किसी चीज़ पे, तो उसमें उल्टा एक तो आपका नुकसान है। सेकेंडली सर प्रिपरेशन करते टाइम सिर्फ अपनी प्रिपरेशन नहीं होती, आपकी फैमिली साथ में स्ट्रगल कर रही होती है आपके। जब तक आप उसको होल्ड ऑन कर पाते हो आपकी फैमिली भी आपको देख के करेगी। जब आपको लगेगा कि आप नहीं हो रही, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। बट वही है कि अगर आप अपने आप में छोड़ दोगे कि नहीं अब मैंने नहीं करना है, अब मैं और कुछ कर लूँगा या मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ अपने से कर लूँगा कुछ ना कुछ करके, उससे होता है कि फैमिली का भी एक तो मॉरल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आपकी ये टू वे एक प्रोसेस चल रहा होता है, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। तो उसी प्रोसेस में आपको थोड़ा सा अपने आप को एक थाम के चलना पड़ता है आगे, वरना अगर आप नहीं करोगे तो उसमें आपका भी नुकसान है, आप भी कंटेंट नहीं रहोगे लाइफ में। और आपको एक हाइंड साइड में जब आप 10-15 साल बाद सोचोगे आपको लगेगा कि मैं शायद उस टाइम पे थोड़ा और मेहनत करता तो हो जाता। यानी आती नहीं कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज तो एक गोल है अभी। ये सर ऑब्वियसली सर सिविल सर्विसेज अगर मैंने इतने साल प्रिपरेशन की है तो ऑब्वियसली मैं उसमें अपनी एफर्ट्स तो डालूंगा जब तक मैं डाल सकता हूँ अब, और मेरे अटेम्प्ट्स अब अगर रहते हैं या मेरी एज रहती है तो मैं वो करूँगा। बट ऑब्वियसली सर उसका ये इट इज़ नॉट टू से कि उसका कोई फ़र्क मेरे जो मैं करंटली मेरी कोई असाइनमेंट है उस पर पड़ेगा। उसको भी वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो प्राइमरी, हाँ, बहुत सारे लोग इसे करते हैं कि आपने रेलवे का इम्तिहान क्वालिफाई किया, फिर आपने सिविल सर्विसेज दी, फिर वो भी एक कहानी बनती है कि जनाब फलां आदमी जो था उसने रेलवे का इम्तिहान दिया, फिर वो क्वालिफाई किया, फिर देखिए अब ये रेलवे में ये काम कर रहा था तो ये IAS ऑफिसर हो गया। तो इस तरह का मतलब दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट यू टू हैव कि मतलब मेहनत करते रहना है और इम्तिहान ज़रूर देना है। ऑब्वियसली सर अगर ये क्लियर नहीं होता तो मैंने अपना माइंड तो प्रिपेयर करके ही रखा हुआ था वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कि नहीं होता है तो आगे पेपर लाइंड अप है। कह सकते पेपर पोस्टपोन हो गया तो उससे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकता हूँ कि ये हो गया कि बीच में रिजल्ट आ गया। अगर अच्छा नहीं आता, बड़े बच्चे इसमें लिस्ट में ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया। अब कल मेरे को मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के, अब ऑब्वियसली मैं भी पूछूंगा कि आपका हुआ है, तो कुछ बच्चों का नहीं हुआ था तो वो मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ उनके साथ, क्योंकि लेकिन आते मुझे तो आपके डैड कह रहे थे कि आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ, आप इंटरव्यू में गए, कुछ पॉइंट्स से जो है आप रह गए, तो उसका दुख कितना था कि उस वक्त आप यू माइट हैव बीन श्योर अबाउट एवरीथिंग कि दिस इज गोइंग टू हैपन बट देन यू कुड नॉट क्रॉस द ब्रिज। ये सर 2016 का केस एग्जामिनेशन था। 2019 में आई थिंक उसके मार्च में इंटरव्यू हुए थे और अक्टूबर में रिजल्ट आया था, अगस्त में रिजल्ट आया था। तो आई वॉज काइंड ऑफ श्योर कि शायद हो जाए इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम थी, फर्स्ट टाइम आपको कंपटीशन का अंदाज़ा नहीं होता है। और ऊपर से आप ओपन, मुझे लगता है ओपन कैटेगरी होगी, कोई कैटेगरी नहीं है, कुछ नहीं होगी। हाँ जी, ओपन कैटेगरी थी और पता नहीं था कंपटीशन का। आप उस टाइम पे आप नए नए आप कॉलेज से
पहला एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने बैच में आप सबसे जूनियर हो, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मेरा 1 महीने से मेरा वो रहता था कट ऑफ डेट, अगर मैं क्रॉस कर लेता तो मैं पेपर नहीं दे सकता था वो। तो जब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सर थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब जैसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैंने उन दिनों KS 2018 का एग्ज़ाम दे चुका था मैं मेंस, तो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैंने वो दिया हुआ है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। 1-2 हफ्ते मुझे लगे उससे बाहर निकलने में। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और किसी अपनी कोर फील्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मुझे लगा शायद उन दिनों बात चल रही थी कि PDD डिपार्टमेंट अपनी रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो मैं उसके लिए लग गया। पर नवंबर 5 को उसी साल 2018 केस का रिजल्ट आया, तो मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया था। तो फिर वही सर, वो जर्नी सर, वो फेस शिफ्ट होते रहते हैं। आप कभी यहाँ से कहीं जंप मारते हो, कहीं से कहीं मारते हो, पर रुकना नहीं है बीच में। अगर आप रुक गए तो फिर वो उल्टा वो विशियस साइकिल बन जाएगा, आप और उस चीज़ में घुसते चले जाएंगे। आपको लगने लग जाएगा कि अब नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन ये हारते जब आप हैं कोई भी चीज़, हार कर दोबारा खुद को खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये बताएं, डॉक्टर कीर्तिभूषण शर्मा और आपकी माता जी का इसमें कितना रोल है? सर मेन रोल तो पेरेंट्स का होता है, बाकी ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड पे। नहीं, कोई तो होगा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जिनको देखकर आप भी कहते होंगे कोई बात नहीं, अगर आज इम्तिहान नहीं हुआ अगला इम्तिहान हो जाएगा। सर सब मोटिवेट करते हैं एक्चुअली ना। देखते हैं कि उनको भी अंदर से अंदर पता लग रहा होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें डिमोरलाइज हो गया है, तो चेहरे पे नहीं आने देते। ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स की एक खासियत होती है। बाकी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो भी हर टाइम पुश कर रहे होते हैं, हालांकि उनको इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या एग्ज़ाम है, क्या लगेगा, बट उनको पता है कि इससे इसको फ़र्क बहुत पड़ता है। तो यानी आपका मुरझाया हुआ चेहरा जो है वो सारा हाल बयान कर देता है। हाँ जी सर, वो दिख जाता है उनको। उसी से सर थोड़ा देख देख के लगता है कि नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही अपने लिए, नहीं तो कम से कम थोड़ा सा इनके लिए ही करना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ी वो इनर मोटिवेशन रहती है। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन कि आपने कुछ करना है लाइफ के साथ, आप दे रहे हो, आप कर लोगे, आपके इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपने ये मॉक दिया है, आपने वो दिया है, वो थोड़ा तो करता रहता है। आप आपको माइंड में आता है कि नहीं ऑप्शनल बदल दो। 2016 में मेरे ऑप्शनल में सबसे कम आए थे, जो मेरा मेन ऑप्शनल था, क्योंकि उसमें GS का इतना रोल नहीं था। ऑप्शनल 2 थे, एक मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और एक दूसरा ऑप्शनल था। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ा था, और लास्ट में जब मैंने मार्क्स देखे मेरे सबसे कम उसमें आए थे। जो अच्छा पढ़ा उसमें कम आए, और जिसमें आपने मेहनत कम की उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और मेरे को ये भी रहा कि 0.83 से मैं रहा हूँ। मेरे 128 1.5 नंबर 0.63 नंबर थे, बिल्कुल 0.8 से रहा, तो कुछ मैटर ही नहीं करता। हाँ, तो मेरे पब में सबसे कम थे, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मेरे पब में कम आ गए। तो मैं थिंक करने लगे कि मैं ऑप्शनल बदल दूंगा। उसी बीच KS 2018 का रिजल्ट आ गया। उसका जब मैंने मार्क्स देखे, उस प्रोसेस में उलझ गया। जब उसके मार्क्स आए, मैंने देखा कि मेरे पब में 303 बन रहे हैं, वो अमंग मतलब टॉप 10 में वो मार्क्स गिने जा रहे थे। तो वो माइंड फिर से शिफ्ट हो गया। मतलब एक सब्जेक्टिव प्रोसेस में आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपकी कमी कहाँ पे रह रही है। वो आपको खुद एनालाइज करना है अपने अंदर देख के कि कहाँ पे आप रह रहे हो। मेनली मैं कहना चाहूँगा कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आंसर्स जो हैं वो आप लिख के देख रहे हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोग पढ़ सब लेते हैं, बट उसको आर्टिकुलेट करना आंसर्स में वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो अपनी जर्नी में यही देखा है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस अब करूँगा, कर भी रहा हूँ रिसेंटली, कि आंसर राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे होता है नहीं होता वो तो चलो आपकी उस दिन की बात है, आपका कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी किस्मत कैसी होती है, बट मेन फोकस आपका आंसर राइटिंग पे रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंस में आपके आंसर राइटिंग आप पर्सनल लेवल पे कीजिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कीजिए, या आप पेपर्स ले आइए किसी फ्रेंड के थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अतिन शर्मा। आपने अतिन की कहानी सुन ली। अतिन अभी भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अतिन ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का इम्तिहान नंबर 1 रहकर पास किया है। अतिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के तौर पर, जैसे उन्होंने कहा कि उस असाइनमेंट को भी लेंगे, देखेंगे, जानेंगे कैसा है क्या है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। और अतिन ने एक और ख़ास बात बताई है कि आप जब ये तय करते हैं कि आपकी मंजिल कहाँ पर है, तो रास्ते में हिचकोले आ सकते हैं, हिंडोले आ सकते हैं, कभी आप इधर डोलेंगे कभी उधर डोलेंगे, लेकिन आपके माइंड में अगर आपका गोल है और अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल कहाँ पर है, तो मंजिल आपको मिलेगी ही सही, पर धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और जब भी आपको लगे कि हालात आपके मुतरादिफ हैं, खिलाफ हैं, हवाएं बिल्कुल आपके खिलाफ चल रही हैं, तो उस वक्त आपको जो है पेशेंस के साथ काम लेना है, तभी जाकर आप कामयाब होंगे।